डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। देखिए, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम एक छोटी सी वीडियो है जिसमें रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जिन टॉपिक्स पे, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मुश्किल से जो है 15 मिनट्स की हम जो है वीडियो लेंगे, 15 से 20 मिनट्स के आसपास हार्डली, लेकिन इसमें वही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वही टॉपिक आपको गाइड करेंगे जिसके ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस जो है बनते हैं कि क्वेश्चन आए। अब देखिए, जैसे ये दोनों चैप्टर अगर देखा जाए तो जो रे ऑप्टिक्स है वो काफी बड़ा चैप्टर होता है, इसी तरह से वे ऑप्टिक्स भी लगभग एक बड़ा ही चैप्टर माना जाता है। मॉडरेट टू लार्ज चैप्टर, तो दोनों को अगर मिलाकर पोर्शन देखा जाए तो काफी जो है एक अच्छा बड़ा सा पोर्शन होता है ये। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई सारे आते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन इन जनरल आपको रे ऑप्टिक्स पे मिलने के चांसेस रहते हैं और 2 क्वेश्चन लगभग आपको वे ऑप्टिक्स है। तो ये समझ ले कि लगभग 5 to 6 क्वेश्चन, कभी वैरी कर सकता, तो या ये बोल सकते हैं कि 4 to 6 क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो 6 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। तो अब देखिए, टॉपिक काफी मतलब जैसे कि बड़े हैं, बहुत सारे उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन जो पिछले 5 से 10 साल का जो एनालिसिस है, अगर उसको हम देखें तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही क्वेश्चन का ज्यादा जो है एम्फेसिस है। एनटीए ने जो क्वेश्चंस पूछा है, चलिए हम डायरेक्टली शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले अब। आप 2-3 घंटा लेकर बैठे, जो टॉपिक बताए जा रहे हैं बस वो वाले जो है ना पीवाईक्यूज कर ले, बस होप आपको उसमें से उतने में से कंसेप्ट आ जाए। हमको क्वेश्चन बस प्रैक्टिस करना है, लास्ट टाइम है। बहुत कम वक्त बचा है। 1 वीक हार्डली बचा है। जिन लोगों ने थोड़ा सा उनको पता है क्या होता है, मतलब रे ऑप्टिक्स कुछ हद तक पढ़ा हुआ है लेकिन प्रैक्टिस नहीं की, तो अब कम से कम ये जो टाइम बचा ना, इसमें इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। तो सबसे पहले क्या है, इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर। तो अब देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही कम आए हैं पिछले 5 साल में, लेकिन एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पिछले 5 साल में 1-2 बार अगर आए, लेकिन ये सेम जो है ना ये लेंस में रिपीट हो जाता है। तो आप यहां पढ़ लेंगे तो यहां पे सेम रिपीट हो रहा है, या यहां पढ़ लेंगे और इसको मिरर के हिसाब से हम देख लेंगे, तो अगर क्वेश्चन इसका बन जाता है तो हमें मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको लिखा है। अदरवाइज मेन जो क्वेश्चंस अगर हम 2020 ऑनवर्ड से अगर देखते रहेंगे तो आप देखेंगे रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए। रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक से रिफ्लेक्शन में क्वेश्चन बहुत कम आए, ये रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्टली रिफ्रैक्शन पे आते हैं। तो रिफ्रैक्शन कर्व सरफेस, तो इसके ऊपर भी कोई खास एम्फेसिस नहीं है, डायरेक्टली लेंसेज पे है। तो लेंसेज या जो रिफ्रैक्शन का लॉ है, आप उसको भी अच्छे से समझ ले। स्नेल्स लॉ जो रहता है उसको भी आप देख ले, आसान सा लॉ होता है। तो अब ये जो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग स्फेरिकल मिरर है, उसी तरह से लेंसेज के सारे जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो देख लें आप। इसी तरह से लेंसेज में उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन के साथ क्या इफेक्ट होता है, कटिंग ऑफ लेंस की वजह से पावर और फोकल लेंथ में क्या फर्क पड़ता है, सिल्वरिंग करने से क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें आप देख लें। इसके बाद यहां पे जो है ना, जैसे रिफ्रैक्शन, तो अगर जो है मीडियम बदल रहा है, हम जो है ना जैसे एयर वाले मीडियम से हम जो है ना, सपोज पानी में कोई चीज है, जैसे एक जो है ना सपोज बॉल है, ठीक है, जो है या समझ ले स्टोन है, ठीक है ना भाई, स्टोन है, नीचे आप देख रहे हैं, तो वो जो है ना थोड़ा ऊपर नजर आता है। सो एक्चुअल डेप्थ के बजाय वो थोड़ा ऊपर नजर आ रहा है, तो उसे कहते हैं अपैरेंट डेप्थ। तो आपको ये जो है ना उससे रिलेटेड भी 1-2 क्वेश्चन देख लेना चाहिए, ये भी पूछा। इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट, मतलब रिफ्रैक्शन के थ्रू जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये रिफ्रैक्शन पे ये सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन आप जो है लेंसेज के थ्रू भी देखें, उसके बाद ये 2 सरफेसेस जो होगी अलग अलग, उसकी वजह से जो अपैरेंट और रियल डेप्थ आएगा, तो ये डेप्थ में जो चेंज आ रहा है उसी को हम जो है ना शिफ्ट कहते हैं। तो वही फॉर्मूला बनता है, ठीक है ना, उसी से आ जाएगा। तो अगर आपने इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लिए,
इसको थ्योरेटिकली आपने समझ लिया कि भाई अगर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, उसके हिसाब से इमेज कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उसका नेचर क्या है। तो जैसे यहाँ स्टडी करते हैं सेम वो स्टडी है यहाँ। तो अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, ओके, दो दो तीन तीन हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, पीवाईक्यू में आप देख लो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं, बस वो वर्कआउट करो, या और थोड़े से करने और दो दो तीन तीन, तो आप जो है ना जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें टॉपिक देखो और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अगर यहाँ इतने टॉपिक पे आपने सपोज 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, घंटा 1.5 घंटा आपने लगा दिया इनमें, ओके, 2 घंटे लग गए, लेकिन इस पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलना फिक्स है, ओके, बहुत ज्यादा चांसेस है। अच्छा, अब यही मेजर टॉपिक है रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद इसमें क्या बचा है, तो सिर्फ आपको जो है ना माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप डिवाइसेस बचे, इंस्ट्रूमेंट्स बचे, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखो जो भी डिवाइसेस होते हैं ना उनके ऊपर क्वेश्चन मतलब एक तो फिक्स रहता ही है, एक से ज्यादा भी दे सकता है। जैसे जो है पहले वाला जो चैप्टर होता है यूनिट मेजरमेंट, उसमें आपने जो है ना वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़ लिया, उसके बाद हम जो है मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है ये माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना ये इंस्ट्रूमेंट्स में पूछता ही है, तो इसलिए इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। माइक्रोस्कोप पे 1, 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, टेलीस्कोप पे 2-3 क्वेश्चन कर लो। अगर आपने यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन और एक 5-6 क्वेश्चन यहाँ कवर कर लिए तो आपको श्योर, ओके, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं भी मिले तो 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 2 to 3 क्वेश्चन। तो आपने जो है ना ये टॉपिक के हिसाब से देख लो, क्वेश्चंस देख लो, ठीक है, पीवाईक्यू में से भी देख लो और जो आपके पास मटेरियल है उसमें से देख लो, मिला के एक 30-35 कर लो, बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, ओके। अब इसी तरह से वे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स में स्टार्ट में जो है आपको ह्यूजन की थ्योरी है, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, फॉर्मूले वही रहते हैं, सिर्फ कंसेप्ट भी वही है, खाली मेथड बदला हुआ है, ओके। वहां पे हम शुरू में जो पढ़े थे वो जो है पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं, यहाँ पे वेव थ्योरी के हिसाब से आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, तो वही फार्मूला आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इम्फेसिस किया हुआ है ये जो इंटरफेरेंस वाला जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इस पे पूछने के चांसेस होते हैं। तो इंटरफेरेंस में यहाँ पे शुरू में आपको कंडीशन मिनिमा मैक्सिमा की रिलेशन एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में, ओके, मिनिमम मैक्सिमम ये जो है इनके बीच में ये रिलेशन देख लो, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस के जो है फॉर्मूले देख लो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले उनके हिसाब से रहेंगे, यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। हाँ, अब जो जैसे कि बहुत ज्यादा जो इसमें भी सबसे ज्यादा किस पर पूछ सकता है, इंटरफेरेंस में भी अगर बात करेंगे तो वो है वाईडीएससी। वाईडीएससी से रिलेटेड आप जो है ना 10-12 क्वेश्चन तो भी कर लो, ओके। क्या है सबसे पहले कि भाई ये जो वाई एन लिखा है, सो nth मैक्सिमा की पोजीशन, वाई एन यहाँ पे ये जो है मैक्सिमा, ये मिनिमा का फॉर्मूला, ये किसका, मिनिमा का, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से देख लो पहले पोजीशन, फिर क्या पूछता है कि उनके बीच में कितना गैप है, ओके। एक ही साइड में बोलेगा कि 3rd मैक्सिमा एंड 5th मिनिमा, बताओ उनके बीच में गैप कितना है। इसी तरह से ऐसा भी पूछ सकता है कि अब ऊपर नीचे दोनों तरफ मैक्सिमा मिनिमा बनता है, तो एक साइड का मैक्सिमा ले लेगा 4th मैक्सिमा, दूसरे साइड का मैक्सिमा भी ले सकता, मिनिमा भी ले सकता, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बना के दे सकता है। फिर इसके अंदर वाईडीएससी में कुछ मॉडिफिकेशन कि हम पूरा सेटअप जो है ना किसी लिक्विड में डुबो दे रहे हैं, एयर में से लिक्विड में लेके चले गए, तो अब मीडियम बदल गया, मीडियम बदल गया तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ बदल जाएगी, क्यों, तो म्यू बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे म्यू बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी वजह से लेम्डा बदल जाता है, वेवलेंथ बदल जाएगी, वेवलेंथ बदलेगी तो वेवलेंथ का जो इफेक्ट होगा, ओके, तो वो उसकी फ्रिंज विड्थ पर होगा, उसकी फ्रिंज विड्थ पर होगा, तो आपको पूछेगा कि फ्रिंज की विड्थ बढ़ेगी कम होगी, ये सारी चीजें आएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है ना देखो ये वाला टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में मैक्सिमम, ओके, अगर 2 क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब ये वाला जो मैं बोल रहा हूं ये सेम चीज आपको 11 का जो वेव्स है वहां पर भी वही फॉर्मूले होते हैं, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ना
आपको जो 11th का वेव जो चैप्टर है उससे पूछा है, वेव थ्योरी, या फिर आपको वेव ऑप्टिक्स से पूछा है। ओके, तो सेम फॉर्मूले, हर चीज सेम है वहां, ठीक है ना। तो आपको जो है ना ये वाला टॉपिक इधर भी रह सकता, उधर भी रह सकता, तो बहुत ज्यादा चांसेस जो है ना, देखो ये इनके ऊपर है। मॉडिफिकेशन चेक कर लो, ठीक है ना। एक मैंने बता दिया कि भाई आप जो है ना उसको पूरा सेटअप को आप क्या कर रहे हैं, एयर में से किसी लिक्विड में लेके चले जा रहे हैं। इसी तरह से एक ये चेंज होता है कि भी जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो किसी एक जो है रास्ते में एक लाइट जो जा रही है, ओके, तो उसके रास्ते में आप जो है ना एक जो है एक कुछ ग्लास जैसा रख दे, ठीक है, वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन वाली सरफेस रख दे, तो वो जो है यहाँ पे इस तरह से उसके अंदर क्या चेंज आएगा, किस तरह से वो पैटर्न शिफ्ट होगा, वो आपको पूछ सकता है। तो शिफ्ट कितना हुआ है वो पूछ सकता है। तो आप जो है ना इसके ऊपर एक 8-10 क्वेश्चन जो है ना वैरायटी वाले देख लो, या जो पीवाईक्यू पूछा है आप उसको देख के कर लो, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो है ना, देखो इसे जैसा डिफ्रैक्शन आता है, तो अब डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले भी लगभग उस जैसे रहते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली थोड़ा सा चेंज होता है, ध्यान रखें। यहाँ पे जो कंडीशन मैक्सिमा के लिए होती है वहां मिनिमा के लिए होती है, या मिनिमा के लिए होती है वहां मैक्सिमा की होती है। यहाँ पे सारे जो फ्रिंजेस होते हैं सबकी विड्थ एक जैसी होती है, चाहे कोई भी फ्रिंज हो, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल वाली फ्रिंज की विड्थ जो है डबल होती है बाकी वालों से। तो वो जो है फर्क आपको याद रहना चाहिए, ओके। जैसे यहाँ लिखा हमने सेंट्रल की 2 लैम्डा डी बाई है, और यहाँ पे ये किसी और जो है फ्रिंज की विड्थ लिखे, किसी भी सेंट्रल को छोड़कर, तो लैम्डा डी बाई है उसका आधा हो जाती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वे ऑप्टिक्स में होता है वो है पोलराइजेशन। इस पे एक पूछने के चांसेस रहते, इस पे एक पूछने के चांसेस रहते। तो ये समझ ले कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है दोनों को मिस करे, हो ही नहीं सकता। आप पेपर उठा के देख ले, बहुत रेयर टू रेयर चांस रहेंगे। तो जो पिछले कुछ 5-6 साल के अगर देखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा मतलब जैसे डिफिकल्टी नहीं रहती, बहुत आसान से रहते हैं, ओके। तो इसमें क्या है, सिंपली आपको जो है पोलराइजर, एनालाइजर ये बता दिया। पोलराइजर क्या करता है, तो जो अनपोलराइज लाइट होती है उसको पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पोलराइज करना मतलब पर्टिकुलर एक डायरेक्शन वाली लाइट को आने देगा, बाकी डायरेक्शन वालों को रोक देगा। कंसेप्ट आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये मैलिस लॉ को यूज करके क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत बार पूछने के चांसेस होते हैं। अगर ये जो है अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो बोलता है कि पोलराइज होने के बाद कितनी होगी, सपोज I1, तो I1 का फॉर्मूला क्या होगा, I नॉट बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह ये एक दूसरा और पोलराइजर है, उसको एनालाइजर बोला जाता है, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एनालाइजर। तो ये दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब ये थीटा के हिसाब से बनता है I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें जो रहेगा इसके हिसाब से ये इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसी तरह से जो है ब्रूवेस्टर लॉ के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है वे ऑप्टिक्स के ऊपर, वे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा जो पूछे जाने वाला टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस, और उसमें भी अगर देखें तो YDSE, और दूसरा टॉपिक है पोलराइजेशन। इन दो टॉपिक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसी तरह अगर रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ा पोर्शन होता है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको जो है बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में, ओके, ये जो रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स है किन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ बताया 30-35 क्वेश्चन यहाँ कर ले, एक 10 से 15 क्वेश्चन इसके कर ले, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन और यहाँ पे एक 5-1 क्वेश्चन कर ले, तो लगभग आप अगर 20-25 क्वेश्चन ओके इसके कर लेंगे टॉपिक के हिसाब से, और यहाँ पे 30-35 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको जो है 4 से लेके 6 क्वेश्चन तक मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। वैल्यूज बदल सकता है, क्वेश्चन वही पूछने वाला है। अगर यहाँ पे मैलिस लॉ को यूज करके पूछेगा तो ये वैल्यू अलग देगा, एंगल अलग देगा, इंटेंसिटी कुछ बता के देगा, आंसर मतलब क्वेश्चन तो वैसे ही बनना है। ब्रूवेस्टर लॉ पे पूछेगा तो उसी तरह का है कि भाई जो है ब्रूवेस्टर लॉ में क्या कहता है कि जब अनपोलराइज लाइट जाएगी तो वो जो है जब रिफ्रैक्शन वाली रे और रिफ्लेक्शन वाली रे दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी, ओके, तो जो लाइट होती है वो पोलराइज्ड हो जाती है, रिफ्लेक्शन वाली पोलराइज्ड होगी और दूसरी जो है पार्शियली पोलराइज्ड। वो जो लॉ है ओके किस एंगल पे होता है वो भी आपको रहेगा, tan थीटा ओके इज इक्वल टू म्यू पी, ओके।
सो वो जो रहेगा, ओके, तो आप जो है ना वो एंगल उसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, इसके ऊपर क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो इस तरह से जो है बिल्कुल आप जो है ना यहाँ पे अगर 35 और यहाँ पे 25, अगर 60 क्वेश्चन सही तरीके से आपने अगर सॉल्व कर लिया, ओके, आपने 60 क्वेश्चन के लिए आप 3-4 घंटे लगा लो, 1 घंटे में 15 क्वेश्चन करने के हिसाब से कर लो, तो अगर आपने 4 घंटे में इसको कर लिया या 5 घंटे में भी कर लिया, तो याद रखो 4 to 6 क्वेश्चन आपको इससे मिल सकते हैं। 4 to 6 क्वेश्चन, आप सोचे कितने मार्क्स हो रहे हैं, ओके, लगभग 20-24 मार्क्स जो है आपको इसमें मिल सकते हैं। सो होप आप इससे जो है बेनिफिट इसका लेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।